हेलो बेटा, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11 पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। हमने इस लेसन से रिलेट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 4th, 5th और 6th क्वेश्चन को कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सुनना समझना। फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपना क्या है? व्हाट वर द सुन यात सेन्स 3 प्रिंसिपल? सुन यात सेन के जो ना 3 प्रिंसिपल कौन से थे? सबसे पहले हमें सुन यात सेन का इंट्रोडक्शन आपको मैं बता दूं कि सुन यात सेन 1911 में चाइना के अंदर इन्होंने रिपब्लिक यानी चाइना को रिपब्लिक बनाया था। ये नो डाउट आज के जो चाइना है उन वहाँ जो है ना ये चाइना के मॉडर्न चाइना के ये क्या माने जाते हैं? फाउंडर माने जाते हैं। सुन यात सेन एक बहुत ही पुअर फैमिली से रिलेट करते थे, इसलिए पुअर होने की वजह से ये मिशनरी स्कूल में पढ़े थे। मिशनरी स्कूल में पढ़ने के वजह से इनके जो आइडियाज़ थे वो क्या थे? क्रिश्चियनिटी की ओर गए और रिपब्लिक यानी डेमोक्रेसी की ओर गए। ये एक मेडिसिन के स्टूडेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट अपने सब्जेक्ट में थे, बट इन्होंने चाइना की चिंता की और इन्होंने चाइना में अपने जो है ना पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाया। और इनके 3 जो प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं उनको ध्यान से सुनो। पहला, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मुद्दा इन्होंने क्यों उठाया बेटा? ये इशू क्यों उठाया इन्होंने? क्योंकि चाइना के अंदर सुन यात सेन ने 1911 में मांचू गवर्नमेंट को जो है ना थ्रो आउट किया था, क्योंकि मांचू डायनेस्टी को फॉरेन डायनेस्टी मानते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया? कौन सा जो है ना प्रिंसिपल पहला लिया चाइना के लोगों के सामने? नेशनलिज्म का। दूसरा बेटा रिपब्लिक, क्योंकि ये कि कहाँ पढ़े थे? ये पढ़े थे मिशनरीज कॉलेज में। और मिशनरीज कॉलेज किसकी है बेटा? ये यूरोपियन लोगों की है और वो क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेट है। समझ गया क्या ना? तो इसलिए ये रिपब्लिक अपने कंट्री को क्या बनाना चाहते थे? रिपब्लिक यानी वेस्टर्न कंट्री जो हम वहाँ पर डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट कंट्रीज में आ चुकी थी, इसलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपने कंट्री को बनाना चाहते थे। थर्ड जो है ना क्या है? सोशलिज्म क्या है? यानी कैपिटल को ये रेगुलेट करना चाहते थे, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज कंट्री के अंदर हैं यानी लैंड होल्डिंग, वो ये सब जो है ना इक्वलाइजेशन चाहते थे, यानी सभी पीजेंट्स में बराबर चाहते थे। तो इनका मतलब क्या है कि कंट्री में जितने भी रिसोर्स हैं वो सब के होने चाहिए, न कि किसी एक या 2 के। तो इसलिए इनके 3 प्रिंसिपल कौन इससे माने गए हैं? नेशनलिज्म, रिपब्लिक एंड सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड जापान पॉलिसी ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू वॉर्स विद इट्स नेबर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट? क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या पड़ोसियों के साथ, नेबर कंट्री के साथ जापान के जो युद्ध हुए हैं और जो वहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जो एनवायरनमेंट खराब हुआ है, क्या उसके पीछे वहाँ की रैपिडली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसकी वजह से हुआ? यानी उद्योगों के वजह से क्या जापान ने अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध किए हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट खराब हुआ? नो डाउट यस। क्योंकि जब भी किसी कंट्री में कोई इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ यूज होती है? कौन सा मिनरल्स ज़्यादा यूज होते हैं? उसके अंदर कोक, और वहाँ की टिम्बर लकड़ी को काटा गया, इंडस्ट्री में उसका यूज हुआ। यूज होने से जो है बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट्री की जो कट किया गया और इसकी वजह से वहाँ पर जो है ना इंडस्ट्री की वजह से जो है ना उनको क्या चाहिए थे? रॉ मटेरियल चाहिए थे। रॉ मटेरियल जापान के अंदर है नहीं, तो इसलिए उसने अपने नेबर कंट्री को जो है ना वहाँ कॉलोनी बनाई, वहाँ अटैक करके अपने अंडर में लिया, अपना एम्पायर बनाया, ताकि पहले तो यहाँ से क्या लिया जाए? पहले तो यहाँ से लिया जाए रॉ मटेरियल, फिर यहाँ पर मार्केट बनाया जाए, यानी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हुआ है वहाँ उसको सेल किया जाए। तो इस तरह जापान के अंदर
नो डाउट इंडस्ट्री की वजह से वहाँ पोल्यूशन फैला था, इंडस्ट्री की वजह से जो है ना जापान ने अपने पड़ोसी कंट्रीज के साथ युद्ध किए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब डिस्ट्रैक्शन पोल्यूशन हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था वहाँ के जापान के अंदर, तब यहाँ पर तनाका सोजो ने एक मूवमेंट छेड़ा था 1897 में, और उसके पीछे 800 विलेजर्स जो है उनके पीछे आ गए थे, और वो जापान की जो पार्लियामेंट जिसे हम डाइट कहते हैं, डाइट के अंदर जो लोअर हाउस है उसका जो है ना वो मेंबर था। और क्योंकि तनाका सोजो ने देखा कि जापान के अंदर 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एग्रीकल्चर वाला था, उसका डिस्ट्रैक्शन हो चुका था। लेकिन जब उसने जो है वो मोमेंट छेड़ा और वो इलाका सेफ हो गया, 1904 के बाद वहाँ फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया, जिससे 1000 फैमिली जो है अफेक्टेड हो रही थी। अब जापान की गवर्नमेंट के आगे जब उसने सब कुछ अपने प्रपोजल को रखा, अपना मूवमेंट छेड़ा, तो जो जापान की गवर्नमेंट को उसने एक तरह से सरेंडर करा दिया। जापान की गवर्नमेंट ने ऐसे मेजरमेंट अडॉप्ट करने पड़े जो इंडस्ट्री पर उन्होंने लागू किए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जापान में इंडस्ट्री की वजह से वहाँ डिस्ट्रैक्शन जो हुआ किसका, एग्रीकल्चर का, यानी एक तरह से पोल्यूशन जो फैला, और अपने नेबर कंट्री के साथ जो वार किया उसमें इंडस्ट्री की वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट माओ त्से-तुंग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर सक्सेसफुल इन लिबरेटिंग चाइना एंड लेइंग द बेसिस फॉर इट्स करंट सक्सेस? बिल्कुल। ये कहता क्या आप मानते हो कि चीन को एक तरह से मुक्ति दिलाना और चीन को एक बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने के पीछे क्या माओ त्से-तुंग और उसकी पार्टी सीसीपी का हाथ है? नो डाउट है। कैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसा है? चांग कोई यहाँ पर हम किसको देखेंगे, सुन यात सेन की डेथ 1925 में हो चुकी थी, और सुन यात सेन की डेथ के बाद वहाँ पर उसका सक्सेसर चांग कोई शेक बना। चांग कोई शेक ने जो है ना गवर्नमेंट बनाते ही, यानी वो जब वहाँ का सर्वे सर्वा बन गया, तो उसने क्या किया, जो प्रिंसिपल किसके थे, सन यात सेन के थे, उनको एक साइड में रख दिया। अब उसने एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जिससे उसके अगेंस्ट बोलने वालों को उसने रिप्रेस करना शुरू कर दिया, चाहे वो उसी की पार्टी का है, चाहे तो वो एनपीपी का उसकी पार्टी का जिसको हम कोमितंग भी बोलते हैं, या फिर वो जो है ना सीसीपी का है। उसके सामने अब कोई टिकने वाला नहीं था और उसने सबको ठिकाना लगाना शुरू कर दिया। इस तरह क्योंकि अब चांग कोई शेख के फेवर में स्पोर्ट्स में कौन खड़ा हुआ है, सोवियत संघ जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं। इसके साथ साथ उसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, वो किसके फेवर में गया, लैंड लॉर्ड्स के फेवर में गया। लैंड लॉर्ड्स उस टाइम पीजेंट्री का जो एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन करते थे, लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए माओ त्से-तुंग जो सीसीपी पार्टी का लीडर है, उसने इन्हीं पीजेंट्री को इकट्ठा किया और एक आर्मी बना ली जिसे हिस्ट्री में रेड आर्मी कहते हैं। यहाँ पर अब देखो क्या होता है, 1930 के अंदर माओ जो है ना वहाँ के वर्कर्स का, वहाँ की पीजेंट्री का जो है ना चेयरपर्सन बन गया, और अपनी गवर्नमेंट से बचने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड रहते हुए गुरिल्ला वार अपनी गवर्नमेंट के साथ कर रहा है। उसके सामने कौन सा लीडर है, एनपीपी का चांग कोई शेक। चांग कोई शेक से बचने के लिए उसने जो है ना ये स्ट्रगल शुरू कर दिया है, गुरिल्ला वार। उसने चांग कोई शेक के साथ जो है ना 4 टाइम युद्ध किया, और 4 टाइम जो इस गुरिल्ला वार में वो जीता। 5वां टाइम जो था वो चांग कोई शेक जो है उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, और माओ त्से-तुंग अपने आप को बचाते हुए जो है ना साउथ चाइना से नॉर्थ चाइना के साथ बढ़ा, जिसे हिस्ट्री में लॉन्ग मार्च कहते हैं, जो 1934 को स्टार्ट हुई थी। जब यहाँ पर ये लॉन्ग मार्च शुरू हुई, तो माओ त्से-तुंग के साथ जो उसकी आर्मी में यानी जो वॉलंटियर थे, जो पीजेंट्री थे, वर्कर्स थे, उनकी संख्या पॉपुलेशन 1 लाख थी, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते वो 20,000 रह गए। यहाँ पर ये इतने पॉपुलर माओ त्से-तुंग हो चुके थे कि चांग कोई शेक ने यानी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर $25 लाख की जो है ना इनाम रखा था कि इसको मारने वाले को ये मिलेगा। लेकिन अपने आप को अंडरग्राउंड रहते हुए
और एक तरह से स्ट्रगल करते हुए जो है ना यहाँ पर माओ तसे तुंग जो है ना चांग कोई शेक के सामने दिखाई देते हैं। माओ तसे तुंग जब नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में पहुंचा और उसने लैंड रिक्लेमेशन की, लैंड रिफॉर्म्स किए, और वहाँ पर जब वो एरिया किसके अंडर में था, जापान के अंडर में था, जापानियों के अगेंस्ट उसने वहाँ पर मूवमेंट छेड़ दी, और इसके लिए उसने जो है ना चांग कोई शेक को भी इन्वॉल्व होने के लिए गया। स्टार्टिंग में चांग कोई शेक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट चांग कोई शेक को ही उसी के सोल्जर ने जो है ना प्रिजन में डाल दिया। लेकिन बाद में चांग कोई शेक जापानीज के अगेंस्ट इस मोमेंट में किसके साथ, माओ त्से तुंग के साथ जो है ना कंसिस्ट हुआ, और जब वो जापानीज को वहाँ से निकालने में सफल हो गए तो चांग कोई शेक के साथ इसने जो है गवर्नमेंट बनाने की बात कही, बट चांग कोई शेक ने मना कर दिया। इसके साथ माओ त्से तुंग ने अपना स्ट्रगल जारी रखा, और रिजल्ट सामने 1949 को क्या आया कि चांग कोई शेक को ताइवान भागना पड़ा, जिसे उस टाइम फार्मोसा आइलैंड कहते थे, आज उसको ताइवान कहते हैं। यहाँ पर जाकर के उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जहाँ 1975 में जो है ना चांग कोई शेक की ताइवान के अंदर डेथ हो गई थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चाइना को मॉडर्न बनाने वाले, चाइना को एक तरह से डेवलप बनाने वाले कंट्री लीडर जो है ना माओ त्से तुंग ही थे, सीसी पार्टी ही थी। माओ त्से तुंग को में लोगों को वैसी पॉसिबिलिटी लगी जैसे रसिया के अंदर लोगों को व्लादिमीर इलियच इत्यानो लेनिन को लगी थी, और लोगों ने उनको बड़े दिल से जो है अपना लीडर स्वीकार कर लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाइना को आगे ले जाने वाले लीडर कौन थे, माओ त्से तुंग, और पार्टी कौन सी थी, CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, थैंक यू। अपने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।